बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं तो यूं डिफाइन करते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के अलावा मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के अलावा मॉलिक्यूल के पास वो कम से कम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, जिसकी बिना पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के लिए अहल हो जाए, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यू डिफाइन करते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी acquired by reactant molecules to take part in a reaction, यानी रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी होनी चाहिए। इस एनर्जी के थ्रू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कंसिडर द एक्सप्लेनेशन देंगे। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, H2 और Cl2। ये चलते हैं फिरते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो इस पुराने बॉन्ड को कमजोर कर सके। ये आपस में यूं टकरा भी जाते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो टकराव होता है आपस में कोलिशन, ये कोलिशन मामूली सा होता है, सरसरी सा होता है। Why? Because ये मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक है नहीं, ऐसे एक दूसरे को टच करेंगे और अलग हो जाएंगे। इन मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है, उस एनर्जी की बदौलत ये मॉलिक्यूल चलते फिरते हैं, आपस में टकरा भी जाते हैं, लेकिन इनके इस एनर्जी इतनी नहीं होती जिसकी वजह से ये बॉन्ड कमजोर हो जाए। इनको अगर रिएक्ट करवाना हो तो इससे आप मजीद और एनर्जी दोगे। वो और एनर्जी इसमें पहले से मौजूद बॉन्ड को कमजोर करेगा। ये मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक बन जाएंगे। फिर जब ये यूं आपस में टकराएंगे तो ये पुराना बॉन्ड लेंथ में बढ़ जाएगा और ये दोनों आपस में यूं चिपक जाएंगे। चिपकने का मतलब है हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बनना शुरू होगा। इसे हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, यू ऐसे। इस हाइड्रोजन को एनर्जी दी गई, क्लोरीन को एनर्जी दी गई,
काइनेटिक एनर्जी पहले से थी, हमने इन्हें और एनर्जी दी। कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी कि इस समय ये पुराना बाण कमजोर हो जाए। ये पुराना बाण कमजोर हुआ तो कमजोर बाण को आप यूं ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। इसमें भी पुराना बाण कमजोर हुआ और टकराने से ये आपस में यूं चिपक गए ऐसे, यानी इनमें पार्शियल बॉन्ड बनना शुरू हुआ। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करें और ऊपर स्टार डाल दें। ये वाली जो हालत है, इस हालत को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ये हिल नहीं सकता और एकदम से टूट जाता है क्योंकि ये बेहद अनस्टेबल होता है। ये देखो पुराना बाण लेंथी हो चुका है, ये लेंथी तो पहले बाण इतना था, अब जब वो लेंथी हो जाए यानी जब उसे आप खींचोगे तो ये फट जाएगा, ये बाण फट जाएंगे और ये बाण बन जाएंगे। इसे कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, जबकि इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन का सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होता है और इसको हम यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दिस इज एनर्जी, अगर हम एनर्जी को प्लॉट करें वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ये रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर भी ये रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। ये प्रोडक्ट में कैसे चेंज होंगे? अगर इसको हम मजीद एनर्जी दे दें तो इसको हम और एनर्जी देते हैं, इसे एक्साइट करते हैं और ये एक लेवल तक पहुंच जाता है। जब उस लेवल तक पहुंच जाए फिर ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब यहां से लेकर यहां तक ये जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। यहां पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहां पे इस सब्सटेंस को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहोगे। अच्छा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये ग्राफ ऐसे होगा, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है तो रिएक्टेंट डायरेक्टली यू प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, बल्कि देखो ये ऐसे होंगे। प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट को एक्साइट करोगे और उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट में
चेंज होगा। यहां से लेकर यहां तक ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। यहां पे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट और यहां पे इस सब्सटेंस को कहोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर ट्रांजिशन स्टेट। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ऐसा रिएक्शन फ्रीक्वेंटली होता है। यानी आप थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करें और रिएक्टेंट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो रिएक्शन आसानी के साथ नहीं होता, उसका रेट हमेशा कम होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक पैरामीटर है, यानी एक प्रॉपर्टी है जो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में भी बताता है। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसका रेट कम होगा। अच्छा, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करते हैं एक थ्योरी जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस। इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है कि reactant molecule must collide with each others before changing into product. प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले reactant molecule आपस में यूं ऐसे टकराएंगे, यानी उनमें टकराव होगा। प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि अगर मॉलिक्यूल आपस में यूं टकरा जाएं, तो क्या उससे प्रोडक्ट बन सकता है, यानी क्या उसके नतीजे में रिएक्शन हो सकता है। दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट में तब चेंज होंगे अगर उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो। यानी अगर मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो, तब जाके उनका कोलिजन फ्रूटफुल कोलिजन होगा। फ्रूटफुल कोलिजन। फ्रूटफुल कोलिजन तब होगा अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो, और ये तीसरी बात, ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो, उन्हें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये तीसरी बात कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, इनकी सिमत भी दुरुस्त होनी चाहिए। दुरुस्त सिमत का ये मतलब है, लुक एट माय हैंड्स, अगर ये ऐसे हो, देखो ऐसे, जब ये एक दूसरे के साथ टकरा जाए तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। अगर ये मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हैं, ये एक्टिवेटेड हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, ऐसे, एक की ओरिएंटेशन यूं है, दूसरे की यूं है, ये अगर आपस में टकरा भी जाए
तो ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं सकते, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना नहीं सकते। तो रिएक्टेंट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है और उनकी सिमत भी दुरुस्त होनी चाहिए, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे, उनका कोलिजन फ्रूटफुल कोलिजन होगा। अब इन तीनों पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन देखिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक 1 सेकंड में 1 लीटर कंटेनर में 1 मोल गैस, 1 सेकंड में 1 लीटर कंटेनर में 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल 10 पावर 32 कोलिजन्स करते हैं। अगर ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है, अगर इतने कोलिजन से केमिकल रिएक्शन होते तो फिर तो केमिकल रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल होते, यानी जो ही रिएक्टेंट आप कंटेनर में डाल देते कंटेनर फट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, केमिकल रिएक्शन का रेट यूजुअली बहुत कम होता है। तो कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहे हैं? वो हैं 2 फैक्टर, कंट्रोलिंग फैक्टर 2 हैं। एक ये पोस्टुलेट नंबर 2 और दूसरा है पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 2 के मुताबिक अगर मॉलिक्यूल यूं टकरा जाएं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल ना हो, तो उनमें रिएक्शन मुमकिन नहीं होगा। रिएक्शन तब मुमकिन होगा अगर मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा हो। तो ये 2 पोस्टुलेट कंट्रोल रेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारे कोलिजन से केमिकल रिएक्शन नहीं होते। केमिकल रिएक्शन तब होगा अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो, तब जाके जब वो आपस में टकराएंगे तो पुराने बॉन्ड कमजोर पड़ जाएंगे और नए बॉन्ड बनने शुरू होंगे। लेकिन अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल नहीं है, तो ये ए और ये बी ये आएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे और फिर एक दूसरे से अलग होंगे, बिकॉज ये बॉन्ड कमजोर नहीं हुआ। जब बॉन्ड कमजोर नहीं हुआ तो केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। अच्छा, अगर ये एक्टिवेटेड हो और इनकी सिमत भी सही ना हो, तब भी केमिकल रिएक्शन मुमकिन नहीं। सिमत से मुराद ये है, देखिए, कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन CO and NO2 to form NO and CO2। NO2 ऑक्सीजन इसे देता है, इस कार्बन को, और ये कार्बन इससे ऑक्सीजन लेता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। अगर NO2 और CO एक्टिवेटेड ना हो और आपस में टकरा जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड भी हो लेकिन इनकी हालत ऐसी हो, देखो ऐसी, ये मैंने NO2 ही
लेकिन इस तरह उलट करके। ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 1 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 और CO ये एक्टिवेटेड है, लेकिन दुरुस्त सिमत नहीं है। दुरुस्त सिमत से मुराद ये है कि इसका ऑक्सीजन इस कार्बन के सामने तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये ऐसे हो, ऐसे, ये मैंने यही कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। आज तो ये एक्टिवेटेड भी है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनकी सिमत सही नहीं है। जिन एटम ने आपस में मिलना है वो आमने सामने नहीं है। अगर ये ऐसे तो भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की जानिब है। लेकिन अगर ऐसे हो और एक्टिवेटेड हो, एक्टिवेटेड भी हो, सिमत भी सही हो, तब जाके जब ये कोलिजन करेंगे, दी कोलिजन विल बी फ्रूटफुल कोलिजन। फ्रूटफुल कोलिजन उस कोलिजन को कहते हैं जिसके होने से केमिकल रिएक्शन वाक़या हो। तो ये कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन के अकरेंस को एक्सप्लेन करती हैं कि केमिकल रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं उनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए और उनकी सिमत भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको 4 कोलिजन्स लिखवाए, 1 2 3 4। 4 कोलिजन में से सिर्फ एक कोलिजन ही फ्रूटफुल कोलिजन है जो इन तीनों पोस्टुलेट्स पे पूरा उतरता है।